अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयशा राना। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए वो काफ़ी सेंसिटिव भी है, दहशतगर्दी से सैरो सेहत तक, यानी कि टेररिज्म टू टर्रिज्म। तो पाकिस्तान आर्मी की मश्क रद्दुल फिज़ात के 4 साल मुकम्मल होने को आए। इससे पहले ज़रबे अज़ब और ज़रबे मोमिन का ये तसलसल है। इसी वजह से आज हम मुल्क में सुख का सांस ले रहे हैं और जिंदगी में हर तबका फिक्र की सरगर्मियां बिला खौफ व खतर जारी हैं। और इसी तरह से सैरो सियाहत भी इसके मरहूने मिन्नत है। नाजरीन, हम आपको बताएंगे कि ये जो हम बिला खौफ व हरास जो है वो सैरो सियाहत करते हैं, तो इसमें जो है वो ये चीज़ें कितनी अहम किरदार अदा करती हैं। तो आज हमने स्टूडियो में जो मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है उनमें हमारे पास मौजूद हैं नईम अशरफ साहब, जो कि आइन स्कूल के बानी हैं और तालीमी और समाजी मैदान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर जदीद और मुनफरिद निज़ाम से मज़ीद स्कूल सिस्टम चला रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब से औसतदारती एवार्ड याफ्ता हैं। डिप्टी कन्वीनर स्टैंडिंग कमेटी RCC आई हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद असलम राव साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, चीफ एडिटर डेली मल्टी न्यूज और मंथली मल्टी विजन के, और 36 साल हुकूमत में इन्होंने नौकरी की है। एजुकेशन से वाबस्ता हैं और नेशनल बुक फाउंडेशन के सरबराह रहे हैं और मुख्तलिफ महकमों के सरबराह रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो कि सीनियर तज्जिया कार हैं, और इनके साथ मौजूद हैं हफीज मलिक साहब। इनको वैसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, मुख्तलिफ चैनल्स पे परफॉर्म करते रहते हैं, इनके गाने आप अक्सर सुनते रहते हैं और आज भी ये हमें अच्छे अच्छे से गाने सुनाएंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे नईम अशरफ साहब आपसे कि दहशतगर्दी से सैरो सियाहत तक, ठीक है, तो इसमें आप हमें बताएगा कि कॉजेज ऑफ टेररिज्म क्या है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। ये जो आपने टॉपिक की सिलेक्शन की है, मुझे लगता है कि तमाम टीवी चैनल्स को इस पे बात करनी चाहिए। मैं जब 10 साल का था जी, थोड़ा सा होश आना शुरू हो गया, तो उस वक्त से हम टेररिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म को फेस करते हुए आ रहे हैं। जब छोटा था 10 साल का, तो एक खौफ था, हर तरफ एक हथौड़ा ग्रुप आ गया। हम इतने सहमे हुए, डरे हुए कि ये किस तरह की टेररिज्म है। लोगों के घरों में घुस के उनके बेशक वो हमें उसकी काजेज मालूम नहीं कि उस वक्त क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो किस तरह की दहशतगर्दी थी, लेकिन हम सहमे हुए थे। थोड़ा सा और होश संभाला, कॉलेज पे गए, यूनिवर्सिटी में गए, तो मुख्तलिफ फेजेस में डिफरेंट किस्म की हमें जो है ना टेररिज्म हमने फेस की। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम बीइंग पाकिस्तानी एक अच्छे एनवायरनमेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका क्रेडिट हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनको, ख़ास तौर पे हमारी जो फोर्सेस हैं, मैं उनको इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। अगर हमारी फोर्सेस की हिकमत अमली सही ना होती तो आज हम इतने पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ के वर्किंग ना कर रहे होते। आज हम ओपनली कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो आपने क्वेश्चन किया कि काजेज़ क्या हैं इसकी, अच्छा, ये बहुत डेप्थ में बात करने वाली है कि इसकी बेशुमार काजेज़ हैं, लेकिन हम कुछ जो फ्यू हैं जो मेजर काजेज़ हो सकती हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। करप्शन, किसी भी मुल्क में अगर करप्शन है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे करप्शन है, इंडिविजुअल लेवल पे करप्शन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करप्शन है, तो वहाँ दहशतगर्दी हो सकती है। वहाँ पे दहशतगर्दी का एलिमेंट ज़्यादा होगा जब लोग बिक जाएं। करप्शन मीन कोई अगर कोई रिश्वत लेता है तो वो किसी भी अपने मुल्क की डैमेज करने के लिए रिश्वत लेगा तो मुल्क का नुकसान कर देगा, अपने लोगों का नुकसान कर देगा। तो मैं समझता हूँ सबसे टॉप पे करप्शन, जिस मुल्क में भी करप्शन होगी वहाँ पे टेररिज्म के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं जहाँ पे जमातें आपस में लड़ रही हों, पॉलिटिकल जमातें आपस में लड़ रही हों, जहाँ पे जो है सुन्नी शिया और इस तरह के फसादात ज़्यादा चल रहे हों, आपस में उनकी हम आहंगी ना हो, तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो फ़ायदा उठाती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं, एक ग्रुप को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं ये भी काज हो सकते हैं किसी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए। फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, एक आपका कोई मुल्क, आपका दुश्मन मुल्क, वो नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, आपका मुल्क ऊपर जाए, तो आप ऑब्वियस है हमारा जो
हमसाया मुल्क है, वो नहीं चाहता कि हम तरक्की करें। जब भी हम कोई अच्छा काम करने की तरफ जाते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने की तरफ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में वो दहशतगर्दी की कोई ना कोई वारदात कर देता है। आप देखें बलूचिस्तान में, देख लें आप, सी पैक का मंसूबा स्टार्ट हुआ तो उस दिन से उनकी आंखों में ये खटक रहा है कि ये प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से कामयाब ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ अगर लॉसेस पे बात कर ली जाए तो नईम साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लॉसेस क्या हैं, किस नजर से देखते हैं? आयशा, पाकिस्तान ने जितना ज़्यादा लॉस किया, शायद ही दुनिया का कोई मुल्क हो जिसने लॉस किया। हमारी इकॉनमी डाउन हो गई इस टेररिज्म की वजह से। 102 बिलियन US डॉलर का हमने पिछले 13 साल में तकरीबन लॉस किया है। अगर उसको हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, तकरीबन 9000 बिलियन रुपीस का हमने लॉस किया। ये तो वो था जो हमें फिजिकल उसमें नज़र आता है। इसके अलावा हमारी जानें, हमारे फौजियों की जानें गई, हमारे सिविलियन की जानें गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो कम हो गई, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई, हमने सिक्योरिटी पे ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया, एजुकेशन पे असर हुआ, हमारे ट्रेड में असर हुआ। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो कि जिसमें लॉस ना हुआ हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सारी चीज़ों को ओवरकम कर लिया। हमारी, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी फोर्सेस, हम, हमारी गवर्नमेंट सब एक पेज पर हैं। जब हम सारे एक पेज पर हैं तो इंशाअल्लाह अगले 2 से 3 सालों में हमारे मुल्क में जो लॉसेस हुए हैं हम इसको इंशाअल्लाह ओवरकम करें इंशाल्लाह। सर, अगर स्कूल, जैसे कि आप स्कूल सिस्टम चलाते हैं, कितने मासूम उसमें बच्चे होते हैं। मुझे अभी एक वाकया याद आ गया, वो जो पेशावर का था, APS का वाकया। अगर हम उस पे बात कर ले तो मेरे ख्याल से 16 दिसंबर जो है हमारे लिए एक दिन था हमारे लिए, बहुत ज्यादा सर। तो बिल्कुल नईम साहब, इस पे आपकी भी राय जानना चाहूंगी। आप तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के मतलब देखते हैं, उनके साथ स्कूल सिस्टम चला रहे हैं, तो क्या फील आया? या जब ये वाकया हुआ APS का, रियली मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, लेकिन उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बहुत जुल्म किया, हमारे मासूम बच्चों पे जुल्म किया। लेकिन मुझे लगता था कि उस दिन के बाद हमारी तो तमाम जो फोर्सेस हैं वो एक पेज पे आ गई हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो एक पेज पे आ गई। हमने दुश्मन का डट के मुकाबला किया। आज जिस पीसफुल एनवायरनमेंट में हम बैठे हुए हैं, उस वाक़े के बाद है ये सारा कुछ। हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है, हमारी फोर्सेस नंबर 1 फोर्सेस हैं। हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के हम मुकाबला कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दुश्मन हमेशा जो कमज़ोर टारगेट्स होते हैं उसी को वो अचीव करने की कोशिश करता है, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आसिफ साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि स्कूल्स के, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के जो बजट है वो बहुत ऊपर चला गया, एक्सपेंस बढ़ गए। लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं। हम किसी कीमत पे उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम, हमारा खून का आखिरी कतरा भी अपने मुल्क के लिए हाजिर है, तो इंशाअल्लाह ताला हम देते रहेंगे। इंशाअल्लाह। तो हमारे मुल्क में सैर सेहत पे अगर बात कर ली जाए तो सर, जो एजुकेशन जो है उसको फ़रोग मिला, इसके अलावा जो है हमारे ओवरसीज जो है उस पे भी आप बताइएगा कि क्या आप आयशा, पहले मैं एक पैगाम फिर देना चाहूँगा। जैसे हमने शहीदों को पैगाम दिया, गाजियों को पैगाम दिया, उनके लवाहिकीन को पैगाम दिया, इस तरह एक पैगाम ये भी देना चाहूँगा आपके फोरम से, ये जो आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा फोरम सुझाया कि पाक आर्मी के साथ हमेशा से हम हैं, हमेशा रहेंगे। दुश्मन के जितने भी नापाक अज़ाम हो, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलके उसको नेस्तो नबूद करेंगे। सर, वो हैं तो हम हैं। हाँ, सभी फोर्सेस को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता, सब उसके साथ खड़े हैं। और वो जो आपने कहा, ये वाकया इसलिए किया गया कि फोर्सेस को कमजोर किया जाए, आवाम की नजर में फोर्सेस को गिराया जाए कि इनके अपने बच्चे सेफ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज फोर्सेस के साथ पूरी कम्युनिटी खड़ी हुई है, पूरी सोशल सोसाइटी खड़ी हुई है। बिल्कुल नईम साहब, आपसे बात करूंगी कि क्या करना होगा ऐसा कि दहशतगर्दी को खत्म किया जा सके। आयशा, 2 तरह के मैं ये सोचते हैं, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जी, शॉर्ट टर्म में जो हमारी फोर्सेस कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, इनको ऐसे ही करना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म, जैसे राव साहब बात करते हैं, यस हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए, हमने अपनी नस्ल को एजुकेट करना है, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज देनी है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि ये गलत काम है तो वो कभी उस तरफ नहीं जाएंगे। आज क्या हमारे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट होते हैं। फिर हमें उनकी जॉब्स की तरफ
तवज्जो देनी है, हमें उनके लिए नौकरियां क्रिएट करनी है, उसके लिए हमें बिजनेस के सेक्टर जो है उस पर काम करना होगा। जब बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ गई तो लोगों का जो हमारी जवान नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, उसका दिमाग उस काम पे लगेगा बजाय कि किसी और तरफ हम जाएं। जैसे सबने कहा करप्शन खत्म करनी होगी, जब लोग कामों में लग जाएंगे, अपनी मसरूफियात उनकी बढ़ जाएंगी तो वो करप्शन की तरफ वो नहीं सोचेंगे उसकी तरफ। तो हमें ये एक पूरा साइकिल है, एक पूरा फेज उसको लेके चलना है। एजुकेशन, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें अपनी इंपोर्ट्स कम करनी है ताकि जो डॉलर का और रुपए का जो डिफरेंस है एक्सचेंज का वो कम हो। हमें अपने डिप्लोमेट्स पे वर्किंग करना है जो पूरी दुनिया में जाएं और एक पॉजिटिव मैसेज दें। हम उस सेक्टर में अभी भी वीक हैं। हमारी जब भी कोई बात होती है तो हमें टेररिज्म का लक़ब मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल। कोई हमारा पड़ोसी मुल्क जो है एक छोटा सा पॉजिटिव काम करता है तो पूरी दुनिया में उसकी नशर हो रही होती है। तो हमें हमारे डिप्लोमेट्स उस पर भी काम करना है। टूरिज्म को बढ़ाना है। हमारी जो एजेंसीज हैं, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो कि टूरिज्म पे काम कर रही हैं, वो हमारा मैसेज देगा। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जी बिल्कुल प्रमोट करना है, फैसिलिटेट करना है। तो ये सब चीजें जब इकट्ठी हो जाएंगी, एक जगह पर आ जाएंगी तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में से टेररिज्म इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से तो देखें ना, हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। इसके साथ मैं नेम्स अशरफ साहब से ये पूछूंगा कि टेररिज्म और टूरिज्म के हवाले से हाँ जी, स्कूलों का एक अहम किरदार रहा हमेशा से, कभी स्टडी टूर, कभी बिल्कुल ऐसा ही है, तफरीह टूर, तो इस पे कुछ बात करें। इस पे भी बात करेंगे और आपकी राय भी जानेंगे, जो अभी अभी आप असलम साहब की बात से मुत्तफिक हैं। असलम साहब ने जो कहा कि हम मिनिस्ट्री में गए और उनको कहा कि उनकी प्रायोरिटीज नहीं थी। हाँ जी, मुझे लगता है कि हर मिनिस्ट्री में एक रेलेवेंट फील्ड का टॉपर जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है, मेडिकल है, उसके अंदर डॉक्टर्स बैठे हुए हों जो कि एडवाइस कर रहे हो गवर्नमेंट को कि यहाँ ये इश्यूज हैं, इसको इस तरह से प्रमोट करना है। एजुकेशन मिनिस्ट्री में एजुकेशन के लोग हों, यूजली ऐसा नहीं होता। रेलवे की मिनिस्ट्री में इररेलेवेंट लोग होते हैं, एजुकेशन की मिनिस्ट्री में कम पढ़े लिखे लोग वहाँ पे मैट्रिक पास, एफए पास भी वहाँ बैठाए हैं, तो वो कैसे अच्छे फैसले करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब रेलेवेंस होगी उस फील्ड के अंदर, टॉपर्स मौजूद होंगे, तो ये जो असलम साहब ने जी, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, जो है वो हमारे प्रोग्राम का वैसे टाइम थोड़ा सा कम रह गया, तो जाते जाते जो है वो पैगाम भी लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, असलम साहब आपकी तरफ जी। नेशनल बुक फाउंडेशन के जी प्लीज करना चाहूंगा कि जो तरजीहात की बात हो जी कि उसमें देखें कि टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, टू सपोर्ट द राइटर्स कैन नॉट पब्लिश देयर बुक्स, उनके जो बेहतरीन जो क्रिएटिव काम करता है और वो छापने की सलाहियत नहीं रखता, तो उसको छापना ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। ब्रेल बुक्स, नाबीना लोगों के लिए ब्रेल में किताबें शायर करना, आपको शायद आपके मैं सबके नॉलेज में ले आऊँ कि नेशनल बुक फाउंडेशन के पास एक ब्रेल प्रेस है और उसने दुनिया में सबसे पहली कुरान पाक एराब के साथ, पंक्चुएशन के साथ पूरी दुनिया में वाहिद कुरान पाक वो प्रेस छापता है और वो मुफ्त दी जाती है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। ताकि हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हमसे दुश्मनी करता है, वहाँ के दीनी मदारिस में भी वो कुरान पाक मुफ्त जाती है। इसी तरह से ये और जो एक्टिविटीज हैं, ये सब वो हैं जो कि वेलफेयर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन जो तरजीहात का आलम यह है कि इन वेलफेयर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव से जो हुकूमत के मुक्तदिर हल्के जो पैसे देते हैं, फंड देते हैं, वो तवक्को ये करते हैं कि इदारा मुनाफा कमाए। मुझे आप ये समझा दें कि क्या वेलफेयर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स में मुनाफा कमाया जा सकता है? और अगर कोई मुल्क और उसका बजट और उसकी मिनिस्ट्री बुक के लिए, बुक की प्रमोशन के लिए पैसे नहीं दे सकती, तो उस मिनिस्ट्री को कायम रखने का कोई जवाब नहीं बनता। बड़ी खूब बात कीजिए नईम साहब, आप भी अपना। हाँ जी बिल्कुल। एक प्रोग्राम में इनवाइटेड था, अदब के हवाले से एक प्रोग्राम था, तो वहाँ ये क्वेश्चन रेज हुआ कि अदब क्यों नहीं प्रमोट हो रहा। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने कितने सालों के बाद इस अदब पे प्रोग्राम रखा है, जब आप शाम को प्राइम टाइम पे जो है वो आप सिर्फ पॉलिटिक्स को बैठ के डिस्कशन करेंगे, तो वो अदब या वो इस तरह की चीजें कैसे प्रमोट होंगी। मैं आपके वजह से, आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए। जैसे कि प्राइम टाइम में आप सिर्फ
पॉलिटिक्स को बैठ के एक दूसरे को डिस्कशन करें, इन चीजों को आप लें। बिल्कुल एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात की आसिफ साहब। आप पैगाम देना चाहेंगे जो भी हमारे नाजरीन को, प्लीज। बहुत ज़रूरी है पैगाम कि अपने इर्द गिर्द में नज़र रखें और हर दहशतगर्द के पर नज़र रखें। उसका कला कमा करने के लिए मुतल्लिका अदालों को जो भी नंबर अशूर दिए जाते हैं स्क्रीन पर उनको इत्तला करें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है। और जाते जाते जो हफीज मलिक हमें अच्छा सा गाना सुनाएंगे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है हमारा। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। इसी बात के साथ प्रोग्राम को खत्म करते हैं, इजाजत चाहते हैं आपसे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।